तो बच्चों अपना मैक्रो का रजिस्टर निकाल लो आप अपना, और उसमें न्यू हेडिंग डाल दो फ्रेश नेशनल इनकम। आज जो हम डिस्कशन करेंगे, रिवीजन करेंगे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन होगा। आज के हमारे टॉपिक्स क्या रहेंगे वो मैं पहले बता देता हूं। आज हम क्या क्या चीजें कवर करेंगे। नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के 3 मेथड्स हैं, है ना, ये तो हमें पता है। तो एग्जाम में तीनों में से किसी भी मेथड का एक तो वो स्टेप्स पूछ लेता है कि हाउ विल यू कैलकुलेट नेशनल इनकम फ्रॉम वैल्यू एडेड मेथड या फ्रॉम इनकम मेथड या फ्रॉम एक्सपेंडिचर मेथड। तो वो डिस्कस करेंगे कि एग्जाम में कैसे लिखना है। या फिर वो किसी भी मेथड के प्रिकॉशंस हमसे पूछ लेता है, वो डिस्कस करेंगे कि अगर किसी भी मेथड का प्रिकॉशन आया तो वो कैसे लिखना है। दूसरा टॉपिक ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि हमें ये पता लगाना है, और ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन सी चीजें इंक्लूड होती हैं और कौन सी चीजें इंक्लूड नहीं होती हैं डोमेस्टिक इनकम में या नेशनल इनकम में। तो उसकी पूरी डिटेल चर्चा करनी है। तो आज का जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो इन 2 बातों पर रहेगा कि कैसे तीनों मेथड्स के स्टेप्स और तीनों मेथड्स के प्रिकॉशंस और क्या बातें उसमें इंक्लूड होती हैं और क्या इंक्लूड नहीं होती। ठीक है ना। तो आज का मेन हमारा यही कार्य रहेगा रिवीजन का। बाकी फिर बाद में आपकी बेइज्जती करने के लिए क्वेश्चंस तो अवश्य दिए जाएंगे। हाँ, वो इसी के अंदर आ जाएगा। रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट, टेरिटरी, डोमेस्टिक टेरिटरी, वो इस कॉन्सेप्ट के अंदर आ जाएगा। फाइनल एक्सपेंडिचर, इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर, वो इसके अंदर आ जाएगा। चलो, तो आप सबसे पहले मेरे साथ हेडिंग डालना प्रोडक्शन मेथड। ठीक है, ये रिवीजन के नोट्स होते हैं। जितनी ज्यादा बारी आप खुद से लिखते रहोगे, बार बार रिवीजनरी नोट्स, आपको अपने आप याद होता रहेगा। तो इसीलिए ये मजा है बार बार लिखने का। तो प्रोडक्शन मेथड या वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है जी। तो इसके पहले हम स्टेप्स की चर्चा करेंगे कि स्टेप्स अगर एग्जाम में आते हैं तो कैसे लिखने हैं स्टेप्स। ठीक है, और प्रिकॉशंस की चर्चा अलग से करेंगे। तो पहले हम स्टेप्स की चर्चा करेंगे, फिर प्रिकॉशंस की चर्चा करेंगे। तो हम पहले स्टेप्स लिखेंगे या स्टेप्स समझेंगे कि एग्जाम में आएगा तो कैसे लिखना है। सबसे पहला स्टेप आपको लिखना है आइडेंटिफाई एंड क्लासिफाई द प्रोडक्शन यूनिट्स into primary, secondary and tertiary sector. Identify and classify the production units into primary, secondary and tertiary sector. ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले हमें अपने पूरे इकोनॉमी के अंदर ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सेक्टर प्राइमरी सेक्टर है, कौन सा सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर है और कौन सा सेक्टर टर्शरी सेक्टर है। उन 3 अलग अलग सेक्टर्स को हम अलग कर देंगे पूरी इकोनॉमी के अंदर, पूरे देश के अंदर ये 3 सेक्टरों को हम अलग अलग कर देंगे। अब हो सकता है कई बच्चों को ये भी ना पता हो कि ये 3 सेक्टर जो होते हैं ये कौन से होते हैं। ठीक है ना। तो उसके लिए एक बार मैं किताब से आपको दिखा देता हूं कि जो 3 सेक्टर की बात हो रही है वो कौन से होते हैं बच्चों। प्राइमरी सेक्टर का मतलब होता है वो जहां पर नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करा जाता है या उनकी मदद से कुछ क्रिएशन किया जाता है। जैसे कोई भी नेचुरल रिसोर्स उसमें आ गया,
water, land, forest, mines, etc. It includes agriculture and its allied industry. तो इस सेक्टर को प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं. तो हम अपनी इकोनॉमी में प्राइमरी सेक्टर को अलग निकाल देंगे, फिर हम सेकेंडरी सेक्टर को अलग निकाल देंगे. सेकेंडरी सेक्टर में आ जाते हैं सारी बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो. कंस्ट्रक्शन हो गया, उसमें वाटर सप्लाई हो गया, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एटसेट्रा. और तीसरी होती है टर्शरी सेक्टर. हम अपनी इकोनॉमी में टर्शरी सेक्टर अलग कर देते हैं. टर्शरी सेक्टर का मतलब होता है जो सिर्फ सर्विसेज में डील करती हैं, जैसे कि मैं, एजुकेशन. तो हम अपनी इकोनॉमी में प्राइमरी को अलग कर देते हैं, सेकेंडरी को अलग कर देते हैं, टर्शरी को अलग कर देते हैं. ठीक है, ये स्टेप 1 आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा. देखो यहां लिखा है स्टेप 1. ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा स्टेप 1. उसके बाद स्टेप 2 में क्या करना है? उसके बाद स्टेप 2 में जब हम तीनों सेक्टर अलग 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 कर देते हैं तो फिर हम कैलकुलेट करते हैं नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट. हम कैलकुलेट करते हैं नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट फॉर ईच प्रोड्यूसिंग यूनिट. तो ऊपर या हर सेक्टर के लिए या ईच प्रोड्यूसिंग यूनिट या ईच प्रोड्यूसिंग सेक्टर के लिए हम नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, उसके बाद स्टेप 3 यहां पे लिख देता हूं, आप नीचे ही लिख लेना, मैं यहां पे लिख रहा हूं, आप नीचे ही लिख लेना. स्टेप 3. ठीक है, तो ये कैलकुलेट कर लिया. उसके बाद हम नेट वैल्यू एडेड जो होते हैं हर सेक्टर के, उसका क्या करते हैं, उसे जोड़ देते हैं. जैसे उदाहरण ले रहा हूं, नेट वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट जो आया, मान लो प्राइमरी सेक्टर का, वो अलग आएगा. फिर नेट वैल्यू एडेड आया फैक्टर कॉस्ट टर्शरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर का, वो अलग आया. फिर नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट टर्शरी सेक्टर का, वो अलग आया. तो हम क्या करते हैं, इन्हें जोड़ देते हैं, यानी कि ऐसे बोल देता हूं, सिग्मा कर देते हैं नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट्स का. तो उससे हमें डोमेस्टिक इनकम पता चल जाती है. उससे हमें क्या पता चल जाती है, डोमेस्टिक इनकम. ठीक है जी, और डोमेस्टिक इनकम यानी कि एनडीपी एफसी, ये पता लग जाता है. तो तीसरे स्टेप में आपको ये लिखना है कि हम नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट से अलग अलग यूनिट्स को ऐड करके डोमेस्टिक इनकम निकाल लेते हैं. और फाइनली स्टेप 4, लास्ट स्टेप, नेशनल इनकम निकालने के लिए हम ऊपर आई डोमेस्टिक इनकम के अंदर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ देते हैं, तो नेशनल इनकम आ जाती है. तो प्रोडक्शन मेथड में आपको 4 स्टेप्स में इसी तरह से लिखकर और थोड़ा थोड़ा कहानी एक्सप्लेन करके समझाना पड़ेगा, अगर वो हमसे स्टेप्स पूछेगा तो, कि प्रोडक्शन मेथड के स्टेप्स क्या होते हैं. चलो, तो अगर आपको स्टेप्स सब समझ आ गए तो एक थम्स अप भेज दो कि स्टेप्स अब आप लिख पाओगे और नोट्स भी आपने बना लिए. ठीक है, ठीक है, तो समझ भी आ गया बच्चों को. ठीक है, अब जो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो अब आगे है कि इसके प्रिकॉशंस क्या हैं, इस मेथड में प्रिकॉशंस क्या हैं. तो वो डिस्कस करते हैं कि इस मेथड में प्रिकॉशंस क्या हैं. ठीक है ना, तो वो हम डिस्कस करेंगे. तो उसके लिए हम अपनी स्टडी एग्जॉस्टिव करने के लिए किताब से एक एक पॉइंट आपको समझाऊंगा. बच्चों, वैल्यू एडेड मेथड में जो प्रिकॉशंस हैं वो ये हैं. सबसे पहला, नंबर 1, कि वैल्यू ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स इज नॉट इंक्लूडेड. जब भी हम कोई सेकेंड हैंड गुड्स खरीदते या बेचते हैं तो उसकी वैल्यू को इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि जब वो गुड्स पहले बने थे तब हम ऑलरेडी उनकी वैल्यू को ले चुके हैं. तो एक बार प्रोडक्शन हुई, हमने उनको नेशनल इनकम में कैलकुलेट कर लिया, अब उनको दोबारा बेच रहे हो
तो दोबारा प्रोडक्शन तो नहीं हुई ना, प्रोडक्शन तो पहले एक बार हो चुकी। तो इसीलिए लिखा है बिकॉज वैल्यू ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स इज ऑलरेडी अकाउंटेड फॉर ड्यूरिंग द ईयर दे वर प्रोड्यूस्ड। तो सेकेंड हैंड गुड्स की सेल या परचेज को कभी भी नहीं लिया जाएगा। अच्छा, लेकिन सेकेंड हैंड गुड्स को बेचने के टाइम पर अगर किसी ब्रोकर ने कमीशन कमाया है तो वो जरूर लिया जाएगा। कमीशन अर्न्ड ऑन अकाउंट ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स इज इंक्लूडेड, वो लिया जाएगा, क्योंकि उस व्यक्ति ने तो अपनी एक सर्विस दी, उसने तो मेहनत करी। तो अगर उस व्यक्ति ने कमीशन कमाया है सेकेंड हैंड गुड्स को बेचने के लिए तो वो कमीशन को हम इंक्लूड करेंगे, क्योंकि लिखा है बिकॉज कमीशन इज ए रिवॉर्ड फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड। उसने तो मेहनत के बदले में कमीशन लिया, तो वो हम इंक्लूड अवश्य करेंगे। अच्छा, इसी तरह कई बार हम प्रोडक्शन करते हैं अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए, ओन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। यानी जैसे मान लेते हैं कोई फार्मर है, ठीक है, फार्मर ने अपने ही फार्म पर वीट ग्रो करा, गेहूं उगाया, और वो गेहूं उगाकर कहां ले गया, अपने ही घर ले गया। तो प्रोडक्शन तो हुई देश में, गेहूं तो बना देश में। तो अगर कोई फार्मर प्रोडक्शन करता है अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए तो वो भी हम लेते हैं, इज टेकन इनटू अकाउंट while estimating value added, because these goods are like those produced for the market. They are simply not sold owing to their need by the producers themselves. Example, cars used by the car producers for transporting their employees. अब मान लो मारुति कंपनी है, मारुति कंपनियों ने गाड़ियां बनाई और वो गाड़ियां बाजार में बेचने की बजाय वो गाड़ियां अपने एम्प्लॉइज के लिए इस्तेमाल कर ली। तो गाड़ियां तो बनी ना, प्रोडक्शन तो हुई। तो अगर अपने कंजम्पशन के लिए प्रोडक्शन हुई है तो वो भी हमें इंक्लूड करना पड़ता है। इसी तरह बिल्कुल इसी का जुड़वा भाई, जिसको हम इंप्यूटेड वैल्यू बोलते हैं, इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन इज टेकन इनटू अकाउंट। तो इसमें वो आप फार्मर वाला एग्जांपल फिट कर सकते हो कि अगर कोई व्हीट प्रोड्यूस हुआ जो फार्मर ने अपने ही कंजम्पशन के लिए बनाया तो वो भी इंक्लूड किया जाएगा। मुद्दा ये है अगर प्रोडक्शन हुई है तो वो इंक्लूड होगी, चाहे वो प्रोडक्शन आपने अपनी कंपनी में ही इस्तेमाल कर लिया, जैसे मारुति ने गाड़ी बना के अपनी कंपनी में ही इस्तेमाल कर लिया, चाहे वो प्रोडक्शन आप अपने घर के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, जैसे किसान ने गेहूं बनाया और अपने घर में इस्तेमाल कर लिया। तो प्रोडक्शन होना जरूरी है। तो अगर प्रोडक्शन हुआ है तो वो नेशनल इनकम में काउंट किया जाएगा। ठीक है। अच्छा, तो अब मैं यहां तक के डाउट्स ले लेता हूं, पहले 4 पॉइंट के और अभी तक के। सर हम जीवीए एमपी भी निकाल सकते हैं ना? निकालने को तो मैडम आप कुछ भी निकाल सकते हो, लेकिन स्टेप में नहीं लिखते, इसीलिए तो ये लिखवा रहा हूं। आप यहां पे ये नहीं लिख सकते कि आई विल कैलकुलेट जीवीए एमपी एंड देन मैं ये माइनस प्लस करूंगी, कन्वर्जन करूंगी। स्टेप में नहीं लिखना, स्टेप में ये ही लिखना है, इसीलिए लिखवा रहा हूं। तो आपको स्टेप्स लिखते समय ये स्टेप्स लिखने हैं। हां, फॉर्मूले की बात करूं, ऑब्वियसली मैं समझ गया आपके दिमाग में क्या चल रहा है। आपके दिमाग में ये चल रहा है कि सर जब हम वैल्यू एडेड मेथड से सॉल्व करते हैं तो हमारा जीवीए एमपी आता है ना? बिल्कुल आता है। आपका जब आप मेथड से सॉल्व करते हो तो वो जीवीए एमपी आता है, बिल्कुल आता है। और फिर आप उस जीवीए एमपी को कन्वर्ट करते हो एनवीए एफसी में, जीवीए एमपी माइनस डेप माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। लेकिन ये तो न्यूमेरिकल हो गया, लेकिन अगर हमें स्टेप्स लिखने हैं, एग्जाम में आएगा स्टेप्स क्या हैं, तो हम स्टेप्स में ये लिखेंगे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगला डाउट है सर ये इंप्यूटेड वैल्यू का क्या मतलब होता है? इंप्यूटेड वैल्यू का मतलब ये होता है जी, मैं किसान हूं मान लो, ठीक है, तो मैंने 1 2 3 4 5 क्रॉप्स उगाई, इसको मैंने बाजार में बेच दिया,
10 रुपए में, इसको भी मैंने बाजार में बेच दिया 10 रुपए में, इसको भी मैंने बाजार में बेच दिया 10 रुपए में, और इसको भी मैंने बाजार में बेच दिया 10 रुपए में। अब जो ये वाली क्रॉप है ये मैं अपने घर लेके चला गया, ये मैं अपने घर लेके चला गया। तो अब जो क्रॉप मैं अपने घर लेके चला गया, अब वो मैं अपनी पत्नी अपने बच्चों को तो बेचूंगा नहीं कि लाओ 10 रुपए दो, लेकिन ये जो क्रॉप मैं अपने घर लेके गया, अब इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू तो ली जाएगी ना, इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू तो हमें लेनी पड़ेगी। इसे हम नेशनल इनकम में काउंट कर रहे हैं, इसे हम नेशनल इनकम में काउंट कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू कितने रुपए ली जाएगी? 10 ही रुपए ली जाएगी, क्योंकि बाकियों की भी वैल्यू 10 ही रुपए ली गई है। लेकिन ये क्योंकि मैंने अपने आप को बेच दिया, एक तरह से ये मैंने क्या करा, अपने आप को ही बेच दिया, तो इस वैल्यू का नाम रख दिया इंप्यूटेड वैल्यू, इस वैल्यू का नाम रख दिया इंप्यूटेड वैल्यू। ठीक है, समझ आ गया? अब आपको पढ़ाने के लिए मैंने किसी दूसरे टीचर से बात करी, तो दूसरे टीचर ने कहा कि मैं 2 लाख रुपए लूंगा, तो या तो मैं उससे पढ़वा दूं और उसको 2 लाख रुपए दे दूं। तो मैंने क्या सोचा कि 2 लाख रुपए क्यों दिए जाएं, तो मैंने वो 2 लाख रुपए अपने आप को ही दे दिए और आपको पढ़ा दिया। तो उस 2 लाख रुपए को मैं क्या बोलूंगा? इंप्यूटेड वैल्यू, ये मतलब होता है। ठीक है, क्लियर हो गया? अच्छा, फिर एक बच्चे ने पूछा है कि सर प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन तो नहीं होता ना? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा डाउट है। अब जैसे सर्विसेज की बात करते हैं, अब मान लेते हैं मैं टीचर हूं, ठीक है, अब मैंने क्या करा, अपने घर में ही अपने बच्चे को पढ़ा दिया, अपने घर में ही, तो इसका मतलब मैंने सर्विसेज प्रोवाइड करी अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए। ठीक है ना, यही हो गया पॉइंट, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। प्रोडक्शन किस चीज का? सर्विसेज का। तो मैंने अपनी सर्विसेज घर में ही प्रोवाइड कर दी, तो लॉजिकली तो सर्विस प्रोवाइड हुई है और इसको नेशनल इनकम में आना चाहिए। लेकिन सर्विसेज के केस में ऐसा मान लेते हैं कि घर में प्रदान की गई सर्विसेज जो है उनकी वैल्यू जो है मॉनिटरी हम ढंग से निकाल नहीं सकते, एस्टिमेट नहीं कर पाते, तो बिकॉज ऑफ दैट लैक ऑफ एस्टिमेशन या लैक ऑफ प्रॉपर वैल्यू हम उसको फिर इसीलिए इंक्लूड नहीं करते आमतौर से। तो ये होना चाहिए इंक्लूड, लेकिन ये हो नहीं पाता। तो एक बच्चे ने जो ये पूछा, तो वो क्लियर हो गया डाउट? हाँ, इट इज डिफिकल्ट टू मेजर देयर मार्केट वैल्यू, इसीलिए। तो जैसे हाउसवाइफ है, तो उसने अपने घर में बच्चे को पढ़ा दिया, तो उसकी वैल्यू निकालना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, चलो, तो ये चारों क्लियर हो गए थे प्रिकॉशन प्रोडक्शन मेथड के। तो यहां तक एक बार थम्स अप भेज दो कि यहां तक क्लियर। ठीक है, अब उसके बाद एक और प्रिकॉशन है, प्रिकॉशन नंबर 5, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स इज नॉट इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ वैल्यू एडेड, या जिसको आप इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर कहते हो। तो ये तो बच्चों बिल्कुल मान के चलना है हमेशा नेशनल इनकम के अंदर कि कोई भी इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर अगर हुआ है या कोई भी इंटरमीडिएट गुड है तो उसे हम नेशनल इनकम में कभी भी नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? क्योंकि वो तो ऑलरेडी फाइनल गुड को बनाने में यूज हो रहे हैं, तो हम तो फाइनल गुड की वैल्यू लेंगे ही ऑलरेडी, तो इनकी भी ले ली और फाइनल की भी ले ली, फिर तो डबल काउंटिंग हो जाएगी। तो कभी भी इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू को हम नहीं लेते, ठीक है ना। हम सिर्फ हमेशा फाइनल गुड की ही वैल्यू को लेते हैं या फाइनल एक्सपेंडिचर को ही लेते हैं, ठीक है ना। तो इनकी वैल्यू को कभी भी नहीं लेते। अच्छा, इसके अलावा नंबर 6 है
इम्प्यूटेड रेंट, देखो, ऑन द ओनर ऑक्यूपाइड हाउस इज ऑल्सो टेकन इन टू अकाउंट। अब ये वही बात हो गई, अब आपको पढ़ाने के लिए मैं किसी से जगह रेंट पर ले रहा था और उसको मैं 1 लाख रुपए देता था रेंट के। अब मैंने क्या करा, मैंने अपनी ही जमीन इस्तेमाल कर ली, अपना ही घर इस्तेमाल कर लिया, तो अब एक तरह से मैं वो रेंट अपने आप को ही दे रहा हूं, तो उसको बोलते हैं इम्प्यूटेड रेंट। तो इस प्रकार की चीज भी ओनर ने अगर अपने घर को ही ऑक्यूपाई कर रखा है तो इम्प्यूटेड रेंट को भी हम नेशनल इनकम में या वैल्यू एडेड में कंसिडर करते हैं। उसके बाद नंबर 7 एक और पढ़ लेते हैं, फिर आपके डाउट्स पे आता हूं। नंबर 7 में सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन आर नॉट कंसिडर। ये मैंने डाउट में पहले ही बता दिया। अगर सेल्फ कंजम्पशन के लिए कोई सर्विस दी है, वही आपने अपने घर में अपने बच्चे को पढ़ा दिया, तो अगर आपने कोई सर्विसेज दी हैं सेल्फ कंजम्पशन के लिए तो उन्हें हम कंसिडर नहीं करते। क्यों नहीं करते? वही रीजन, बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू एस्टिमेट देयर मार्केट वैल्यू लाइक सर्विसेज ऑफ हाउसवाइफ, तो उन्हें हम कंसिडर नहीं करते। तो बस मोटा मोटी आपको 7 प्रिकॉशंस बता दिए जो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है ना? तो प्रिकॉशंस की ये लिस्ट ध्यान रखनी है। अच्छा, अब एक डाउट है कि सर जो हम खुद प्रोड्यूस करते हैं और सेल्फ कंज्यूम करते हैं तो वो इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, एक बार रिपीट कर लेता हूं। आपने कहा जो हम खुद प्रोड्यूस करते हैं और खुद कंज्यूम करते हैं, तो जो खुद प्रोड्यूस करते हैं और खुद कंज्यूम करते हैं तो वो तो होगा। ये रहा ना पॉइंट, जो खुद प्रोड्यूस करते हैं और खुद कंज्यूम करते हैं तो होगा, इन्हें लेना है नेशनल इनकम में। अगर मैं फार्मर हूं, मैंने एक क्रॉप उगाई और वो क्रॉप मैं खुद घर ले गया तो उसको लेना है। लेकिन अगर मैं टीचर हूं और मैंने घर में अपने ही बच्चे को पढ़ाया तो उसको नहीं लेना है। तो खुद का बनाया हुआ गुड लेना है, लेकिन खुद की प्रोवाइड की हुई सर्विस नहीं लेनी है। आई होप आपका पॉइंट क्लियर हुआ हो। ठीक है, सर प्रिकॉशंस में हम चेंज इन स्टॉक ऑफ गुड्स विल बी इंक्लूडेड लिख सकते हैं? नहीं, मतलब ये अच्छा प्रिकॉशन नहीं है, ये तो जबरदस्ती का प्रिकॉशन है। तो आपको प्रिकॉशन के अंदर कोशिश करनी है 1 2 3 4 5 6 7 जो मैंने 7 प्रिकॉशंस डिस्कस करे उन्हीं में से कोई लिखना तो ज्यादा बेहतर है ना? इसीलिए डिस्कस कर रहा हूं, उन्हीं में से कोई लिखोगे तो ज्यादा बेहतर है। चलो, तो अब पहले तो मुझे बता दो, आगे बढ़ने से पहले, प्रोडक्शन मेथड क्लियर हो गया, स्टेप्स क्या लिखने एग्जाम में और प्रिकॉशंस क्या लिखने एग्जाम में। ठीक है, तो प्रोडक्शन मेथड के लिए एक थम्स अप भेज दो, फिर हम इनकम मेथड और डिस्कस करते हैं। हाँ, ये 6 मार्क्स का आता है। 6 मार्क्स में कैसा क्वेश्चन आएगा? कहेगा कि स्टेप्स बताओ एंड एनी 3 प्रिकॉशंस बताओ, ऐसे आ जाएगा। या 3 नंबर में आ जाएगा प्रिकॉशंस बताओ, या 3 नंबर में आ जाएगा स्टेप्स बताओ, या 6 नंबर में आ जाएगा तीनों मेथड के 2-2 प्रिकॉशन बताओ। तो कुछ किसी भी रूप में आ सकता है। ठीक है, तो क्लियर हो गया ना? अब हम आते हैं इनकम मेथड पर कि इनकम मेथड में क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे। तो आओ जी, इनकम मेथड में सबसे पहले इसमें आपको सबसे पहला स्टेप वही लिखना है। एक बार बात करते हैं इनकम मेथड की भी। ठीक है, तो मेरे साथ लिख लो स्टेप्स। सबसे पहला स्टेप आपको इनकम मेथड में लिखना है आइडेंटिफिकेशन, सेम है ये वैसे तो, एंड क्लासिफिकेशन of production units into primary,
सेकेंडरी एंड टर्शरी। सेम, पहला स्टेप सेम कि पहले हम अपनी इकोनॉमी को 3 अलग अलग सेक्टर्स में डिवाइड कर देंगे। हाँ, और ये स्टेप्स आप फ्लो चार्ट बना के भी दिखा सकते हो, बिल्कुल दिखा सकते हो। तो पहला स्टेप सेम, लेकिन स्टेप याद होने चाहिए, है ना, स्टेप याद होने चाहिए। उसके बाद स्टेप 2 में आप लिखोगे, स्टेप 2 में आप लिखोगे क्लासिफाई द फैक्टर इनकम्स इनटू, फिर आप फैक्टर इनकम्स को क्लासिफाई करोगे, फैक्टर इनकम्स को आप क्लासिफाई कर लोगे, यानी कि अलग अलग निकाल लोगे। तो फैक्टर इनकम इसमें बताओ कौन कौन सी होती हैं? क्या 3 चीजें जुड़कर फैक्टर इनकम बनाती हैं? बताओ शॉर्ट में। चलो तो मैं बताता हूं। हाँ, आप लिखोगे एग्जाम में, पहली फैक्टर इनकम है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, दूसरी फैक्टर इनकम है ऑपरेटिंग सरप्लस, तीसरी फैक्टर इनकम है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। तो फिर आप ये लिखोगे कि क्लासिफाई करना है फैक्टर इनकम्स को इन 3 श्रेणियों में, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, मिक्स्ड इन ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। अब जो मैं बात बताऊंगा वो ध्यान से सुनना। इसके अंदर कोई भी एक कंपोनेंट अकेला एग्जाम में 3 नंबर का आ जाता है, कोई भी एक, और वो मुझे यकीन है कि अगर आ जाएगा आप लिख नहीं पाओगे। अगर खाली आ गया कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय 3 नंबर तो आपके हाथ पांव ठंडे हो जाएंगे। अगर आ गया ऑपरेटिंग सरप्लस 3 नंबर तो आपके हाथ पांव ठंडे हो जाएंगे। अगर आ गया मिक्स्ड इनकम तो आप छत से कूद जाओगे। तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में क्या लिखना है, ध्यान से मेरी बात सुनना। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में अगर 3 नंबर का आएगा क्वेश्चन, तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय के 3 पार्ट्स को एक्सप्लेन करना। 3 पार्ट्स क्या क्या होंगे? एक होगा वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, ठीक है, वो तो अपनी कहानी बना ही लोगे, मुझे पता है। एक होगा वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, मतलब एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को गाड़ी दे देता है, घर दे देता है। और तीसरा होगा एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी, कई बार एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के नाम के पैसे उसके प्रोविडेंट फंड में डिपॉजिट कर देता है। तो इस तरह से आपको कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में 3 नंबर के लिए इस तरह के 3 कंपोनेंट लिखने पड़ेंगे, ठीक है। अच्छा, अब मान लो आ गया ऑपरेटिंग सरप्लस, कि ऑपरेटिंग सरप्लस क्या है, ठीक है ना। तो पक्की बात है, मुझे पता है कि आपको नहीं आता होगा। तो ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब होता है कि ये एक प्रकार से इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप है। अब देखो इसमें 4 चीजें क्या क्या आती हैं। ऑपरेटिंग सरप्लस अगर एग्जाम में आएगा तो आप लिखोगे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट क्या होता है? जब हम अपना पैसा किसी को लोन दे देते हैं तो बदले में हमें इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है ना। तो ये लिख दोगे कि व्हेन ए फर्म बोरोज मनी टू बाय मशीन इट नीड्स टू पे इंटरेस्ट, बस ये इंटरेस्ट हो गया। रेंट, रेंट क्या होता है? जब आप अपनी जमीन किसी को किराए पर देते हो तो फिर आपको बदले में रेंट मिलता है। लीज का मतलब एक तरह से वही होता है, किराए पर देना, रेंट मतलब। तो जब आप अपनी जमीन किसी को देते हो इस्तेमाल करने के बदले में, तो आपको बदले में रेंट मिलता है। तो ये एक ऑपरेटिंग सरप्लस हो गया। उसके बाद रॉयल्टीज, रॉयल्टीज पढ़ लो, कई बच्चों को नहीं पता चलती कई बार। रॉयल्टीज वो होती हैं जो वो लोगों को मिलती हैं जो कुछ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ओन करते हैं।
ठीक है, उन्हें रॉयल्टी मिलती है, उसे रेंट नहीं बोलते। जैसे मैं एक ऑथर हूं तो मैं अपना दिमाग देता हूं पब्लिशिंग हाउस को, वो मेरे दिमाग से किताब छापते हैं, वो किताब बिकती है, तो मुझे बदले में रेंट नहीं मिलता, मुझे रॉयल्टी मिलती है, क्योंकि मैं अपने कॉपीराइट्स दे रहा हूं। मैंने जो बातें सोची, मैंने जो बुद्धि लगाई, वो मेरे कॉपीराइट्स हैं। तो मैं अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी देता हूं बदले में, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बदले में रेंट नहीं मिलता, रॉयल्टी मिलती है। बात एक ही है। और डी, प्रॉफिट। प्रॉफिट कब मिलता है? जब एंटरप्रेन्योर सारी बुद्धि लगा के पैसे कमाता है तो बदले में प्रॉफिट मिलता है। तो इन चार चीजों को ऑपरेटिंग सरप्लस कहते हैं, इन चार चीजों को, ठीक है ना। तो एग्जाम में अगर ऑपरेटिंग सरप्लस 3 नंबर में आएगा तो ये कहानियां लिखनी है, ठीक है ना। तो अब आपको बताओ, ये एग्जाम में नहीं लिख पाते ना, आपके हाथ पांव ठंडे हो जाते हैं। अच्छा, समझ आ गया? तो एक थम्स अप भेज दो कि समझ आ गया। ठीक है। फिर इसी तरह एग्जाम में आ सकता है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, वो भी 3 नंबर का आ सकता है, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। अब मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड क्या होती है? मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड ये होती है कि भाई बहुत से लोग पूरा का पूरा अपना ही बिजनेस कर रहे होते हैं, जैसे मान लो सोल प्रोप्राइटर, ठीक है, वो अपना ही काम कर रहा होता है। तो सोल प्रोप्राइटर जो होता है वो खुद ही मालिक भी है और खुद ही वो वर्कर भी होता है। भाई वो खुद ही मालिक भी है, खुद ही वर्कर भी है। सुबह आके उसको अपना दफ्तर में झाड़ू का भी करना है, झाड़ू पोछा भी करना है, तो वो वर्कर भी है। फिर उसके कोई क्लाइंट आएंगे, वो उनसे डील करेगा, तो वो मालिक भी है। तो देयरफॉर इट इज डिफिकल्ट टू बाइफरकेट द इनकम रिसीव्ड बाय पर्सन इनटू वेजेस एंड प्रॉफिट। अब ऐसे आदमी ने कितनी वेजेस कमाई, कितना प्रॉफिट कमाया, बड़ा मुश्किल है निकालना, क्योंकि वो तो एक तरह से सेल्फ एम्प्लॉयड है। जैसे फॉर एग्जांपल डॉक्टर अपने घर से डॉक्टरी की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है और उसको बदले में फीस मिली, तो क्या आप बता सकते हो कि उसकी फीस के अंदर कितना पोर्शन तो उसकी वेजेस का है, कितना पोर्शन उसके रेंट का है या प्रॉफिट का है? बड़ा मुश्किल है ना बाइफरकेट करना। तो हम तो डॉक्टर की फीस को इकट्ठा क्लब करके बोल देते हैं मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक है ना। तो मिक्स्ड इनकम में 3 नंबर का आएगा, तो ये लिख देना, ठीक है। बोलो, अब क्लियर हो गया? तो मुझे थम्स अप भेजो, तीनों के बारे में लिख सकते हो 3-3 नंबर का। रीजन फॉर मिक्स्ड इनकम बस वही है, रीजन ये है मिक्स्ड इनकम का कि हम उसको बाइफरकेट नहीं कर सकते, बड़ा मुश्किल है कि उसकी इनकम में रेंट का पोर्शन कितना है, प्रॉफिट का पोर्शन कितना है, वेजेस का पोर्शन कितना है, तो वो बाइफरकेट करना मुश्किल है, इसीलिए उसको मिक्स्ड इनकम बोल देते हैं, ठीक है। अच्छा, तो यहां तक पहुंच गए। फिर आपको लिखना है स्टेप 3 कि अब हमने क्लासीफाई भी कर लिया फैक्टर इनकम को, तो बस फिर अब हम क्या करते हैं, अब हम कर लेते हैं सबसे पहले क्या, कैलकुलेट कर लेते हैं डोमेस्टिक इनकम। वो आपको पता ही है कि हम डोमेस्टिक इनकम यानी कि एनडीपीएफसी निकाल लेते हैं, और वो कैसे निकालते हैं, ऊपर के तीनों को ऐड करके, ठीक है, वो तो लिख ही लोगे, ठीक है, वो तो लिख ही लोगे स्टेप 3 में कि ऊपर के तीनों को ऐड करके हमारी डोमेस्टिक इनकम आ जाती है। और चौथा भी आप लिख ही लोगे फाइनली, कैलकुलेट नेशनल इनकम। वो कैसे कैलकुलेट कर लोगे, डोमेस्टिक इनकम प्लस एनएफआईए, बस। तो मतलब ये स्टेप्स आप इस तरह लिख देना, और सवाल की वेटेज के हिसाब से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो 4 स्टेप्स में नेशनल इनकम निकालने के स्टेप्स हो गए। अब क्वेश्चन पूछेगा मोर इंपॉर्टेंटली कि इसके प्रिकॉशंस बताओ। क्वेश्चन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट आएगा वो आएगा कि इसके प्रिकॉशंस बताओ।
तो प्रिकॉशंस जो है वो अब आपको समझ नहीं आएंगे, तो इसके प्रिकॉशंस पढ़ते हैं कि क्या है। ये भी आता है वही, या तो 3 नंबर का या 4 या 6, कितने का भी आ सकता है। 3 का आएगा तो इतना ही लिख देंगे, 4 का आएगा तो भी लगभग लगभग इतना लिख देंगे, 6 का आएगा तो थोड़ा सा यहां 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 एक्सप्लेन कर देंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके प्रिकॉशंस देखते हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनकम मेथड के प्रिकॉशंस क्या हैं? तो इनकम मेथड के प्रिकॉशंस देखते हैं बच्चों कि क्या है। देखो, सबसे पहला इनकम मेथड में पहला प्रिकॉशन, ट्रांसफर अर्निंग्स। ये तो आपके टैटू बने हुए हैं हाथों पर कि कोई भी ट्रांसफर अर्निंग अगर है तो वो हमारे इनकम का पार्ट नहीं है, वो हमारे नेशनल इनकम का पार्ट नहीं होगी। ठीक है ना? तो ट्रांसफर अर्निंग से कुछ एग्जाम्पल अवश्य याद करके जाना, जैसे है ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, स्कॉलरशिप, पॉकेट एक्सपेंसेस एटसेट्रा, है ना? तो इन सब चीजों को हम नहीं कंसिडर करते। रीजन, कॉरेस्पॉन्डिंग टू ट्रांसफर पेमेंट्स देयर इज नो वैल्यू एडिशन इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में कोई भी वैल्यू एडिशन नहीं है। अच्छा, दूसरा, आपने इनकम कमाई अक्षत कल को बड़े होके स्मगलिंग से, या आपने एटीएम बैंक लूट लिया, तो इन सब चीजों को नेशनल इनकम में कंसिडर नहीं करा जाएगा। ठीक है ना? क्योंकि ये एक तरह से ब्लैक मनी है, ये तो ब्लैक इकोनॉमी का पार्ट हो गई, तो इन्हें नेशनल इनकम में नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा ये हमने पहले भी पढ़ा था और इसे आप यहां पे भी लिख सकते हो। अगर किसी ने कमीशन कमाया है सेकेंड हैंड गुड्स के सेल या परचेज पर, तो वो नेशनल इनकम का पार्ट होगा, क्योंकि वो तो उस आदमी ने अपनी सर्विस के बदले में कमीशन कमाया है। तो कमीशन अगर सेल या परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स में कमाया गया है तो उसे हम डेफिनेटली कंसिडर करेंगे। इसी तरह अगर किसी व्यक्ति ने ब्रोकरेज कमाई है सेल या परचेज ऑफ शेयर्स में या डिवेंचर्स में या बॉन्ड्स, मतलब कुछ भी कह लो, तो वो भी उसकी मेहनत का ब्रोकरेज है, मेहनत की कमाई है, तो उस ब्रोकरेज को भी लिया जाएगा। तो ध्यान रखना है बच्चों, जो भी कमीशंस या ब्रोकरेजेस कमाए जाते हैं वो मेहनत की कमाई होती है, तो उन्हें अवश्य लिया जाता है इनकम के अंदर। अच्छा, लेकिन अब अक्षत कल को तुम लॉटरी खेलने गए और अचानक से तुम्हारी कहीं लॉटरी हो गई, तुम्हारी लॉटरी लग गई वहां पर, तो इस तरह की लॉटरी इनकम कभी भी नेशनल इनकम का पार्ट नहीं होती, क्योंकि इसके लिए ना तो कोई मेहनत हुई है, ना कोई वैल्यू एडिशन हुआ है। ये तो जस्ट एक विंडफॉल गेन है कि हवा का झोंका आया और अचानक से फायदा हो गया, तो इन्हें कभी भी नेशनल इनकम में नहीं लिया जाता। इसके अलावा जो आप पहले भी पढ़ चुके हो, इंप्यूटेड रेंट, मैंने अपने आप को रेंट दिया, तो इंप्यूटेड रेंट जो होता है वो हमेशा एक नेशनल इनकम का पार्ट ट्रीट किया जाता है, क्योंकि ये रेंट जो है ये फैक्टर इनकम का एक कंपोनेंट है। तो अगर 6 नंबर में इनकम मेथड के प्रिकॉशंस आएंगे तो आप ये प्रिकॉशंस अवश्य लिखना। बहुत ही प्यारे प्रिकॉशंस हैं, बहुत ही अच्छे प्रिकॉशंस हैं। ठीक है, तो सारे समझ आ गए तो थम्स अप भेज दो। ये पता नहीं कौन सी बुक है, मेरे पास एक पड़ी हुई थी, इसमें नाम नहीं लिखा। ये आपको प्रिकॉशन वैसे किसी भी बुक में मिल जाएंगे, ये आपको किसी भी बुक में मिल जाएंगे। ये तो मैं बहुत पुराने खजाने से निकाल के किताब लाया था। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वही वाली वो जो बुक आप पढ़ रहे हो उसमें भी है प्रिकॉशन, उससे भी याद कर सकते हो, सेम है।
80-90% हर बुक में सेम होते हैं, वो घुमा देते हैं, किसी में कुछ किसी में कुछ। अच्छा ठीक है, हाँ कहां लिखी है ये लाइन एक बार बताना। एक बच्चा कह रहा है कि सर ये लाइन का मतलब क्या है, डू नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू करंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो जैसे उसका एग्जांपल दे देता हूं, जैसे हमने कोई सेकेंड हैंड गुड्स बेचे थे, है ना, जो हमने पहले पढ़ा था ना, जैसे मान लो हमने कोई सेकेंड हैंड गुड्स बेचे, तो सेकेंड हैंड गुड्स अगर हमने बेचे तो वो इस साल की अकाउंटिंग में कोई भी नया प्रोडक्शन, नए गुड्स और सर्विसेज तो नहीं बने, तो वो उसको बोल रहा है कि हम सेकेंड हैंड गुड्स अगर खरीदते हैं या बेचते हैं तो वो करंट फ्लो ऑफ गुड्स और सर्विसेज का पार्ट नहीं है, ये बोल रहा है। ठीक है, चलो तो अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो अभी आपने नोट कर लिया कि नहीं, ये बताओ आप साथ साथ रजिस्टर में नोट कर रहे हो या नहीं कर रहे, ये भी बताते चलो। अगर रजिस्टर में नोट नहीं करोगे फिर बाद में फिर भूल जाओगे। हाँ, नोट करते चलना है, बिल्कुल फास्ट फास्ट नोट करते रहना है, स्टेप्स और प्रिकॉशंस। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अब है एक्सपेंडिचर मेथड, तो इसमें भी पहले हम स्टेप्स की बात करते हैं। तो अब इसमें स्टेप 1 आप बताओ पहले बच्चों, इसका स्टेप 1 पहले आप बताओ, जो मुझे पता है गलत बताओगे इसीलिए आपसे पूछ रहा हूं। तो पहला स्टेप बताओ। आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ बताओ, आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सेक्टर्स इनटू, बताओ किस में आप आइडेंटिफाई करोगे और क्लासिफाई करोगे, सेक्टर्स को किन में करोगे बताओ, इनटू आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सेक्टर्स इनटू, बताओ क्या क्या। बस किताब खोल के, इनटू, इसमें आपको प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी नहीं लिखना, इसमें लिखना है हाउस होल्ड्स पहले, फर्म्स दूसरे, गवर्नमेंट ये, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसमें आपको सेक्टर्स को इन 4 सेक्टरों में डिवाइड करना है, हाउस होल्ड्स, फर्म्स, गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में। ठीक है, स्टेप 1 हो गया ये। उसके बाद आगे बढ़ रहा हूं, उसके बाद है स्टेप 2। उसके बाद स्टेप 2, एस्टिमेटिंग फाइनल एक्सपेंडिचर। फिर आप फाइनल एक्सपेंडिचर एस्टिमेट करते हो। फाइनल एक्सपेंडिचर कैसे एस्टिमेट करोगे, हाउस होल्ड्स के लिए क्या एस्टिमेट करते हो, पीएफसीई। गवर्नमेंट के लिए क्या एस्टिमेट करते हो, जीएफसीई। फर्म्स के लिए क्या एस्टिमेट करते हो, जीडीसीएफ। और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए क्या एस्टिमेट करते हो, नेट एक्सपोर्ट्स। तो फिर आपको ये लिखना है, हाँ
कि हम एस्टिमेट करेंगे फाइनल एक्सपेंडिचर, हाउस होल्ड्स के लिए ये, गवर्नमेंट के लिए ये, फर्म्स के लिए ये, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए ये। ठीक है ना? तो फिर आप इसी में लिख दोगे, इसी स्टेप में भी लिख सकते हो, अगला स्टेप भी बना सकते हो कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस जो होगा वो क्या होगा, वो होगा समीशन ऑफ सम ऑफ ऑल फाइनल एक्सपेंडिचर्स। सारे फाइनल एक्सपेंडिचर्स का सम कर दोगे तो जीडीपी एमपी आ जाएगा, यानी कि मतलब इन चारों को जोड़ दोगे, ये और ये, तो ये चारों जुड़ जाएंगे। तो ये चारों जुड़ के क्या बन जाएगा, जीडीपी एमपी। और उसके बाद स्टेप 4 में तो आप चैंप हो। स्टेप 4 में आप क्या कर लोगे, कैलकुलेट कर लोगे नेशनल इनकम। वो कैसे कैलकुलेट कर लोगे, जीडीपी एमपी में माइनस डेप्रीसिएशन प्लस एनएफआईए और माइनस एनआईटी करके। तो एग्जाम में इस तरह से लिखने हैं बच्चों आपको स्टेप्स। ठीक है, तो स्टेप समझ आ गया होगा तो मुझे थम्स अप भेज देना। ठीक है, क्लियर सबको? हाँ ठीक है। तो पहला डाउट तो ये कि ये स्टेप्स हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय भी कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, उसमें भी यही फॉर्मूला होता है। और एक बच्चे ने पूछा कि सर लास्ट स्टेप समझ नहीं आया। लास्ट स्टेप है नेशनल इनकम निकालने का, यानी कि एनएनपीएफसी निकालने का। ठीक है ना? तो आप इसके लिए कन्वर्जन वाली वीडियो एक बार रेफर कर सकते हो, जिसमें सिखा रखा है नेट इज इक्वल टू ग्रॉस माइनस डेप्रीसिएशन, नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस एनएफआईए, और फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस एनआईटी। तो बेसिकली एनएनपीएफसी निकालना है, तो मैंने जीडीपी एमपी के आगे कन्वर्जन लगा दी। ठीक है, ओके। तो ये हो गया स्टेप्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो फिर से आपको बता देते हैं, क्या किसी को जीडीसीएफ के बारे में कंपोनेंट सारे पता हैं? जीडीसीएफ के कंपोनेंट्स पता हैं बच्चों आपको? तो उस पर चर्चा कर लेते हैं एक बार। हाँ पता है कई बच्चों को, तो वो बता देता हूं दोबारा से। जीडीसीएफ के अंदर दो तरह के इन्वेस्टमेंट्स आते हैं। एक आते हैं फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और दूसरे आते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो जीडीसीएफ के अंदर दो तरह के इन्वेस्टमेंट्स आते हैं। ओके, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट्स का मतलब होता है जो प्रोड्यूसर लंबी अवधि के लिए करता है। तो इकोनॉमिस्ट ऑफन क्लासिफाई फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एज, मैंने भी बता रखा है, ए बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। ठीक है भाई, जैसे प्रोड्यूसर ने कोई बड़ा सा इक्विपमेंट, बड़ी सी मशीन खरीद ली, तो वो बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट हो गया। बी हाउस होल्ड कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, मतलब जो बिल्डिंगें बनी हुई हैं, घर बने हुए हैं, जो आप देखते हो रास्ते में इतनी बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनी हुई हैं, तो वो जो कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट हुई है वो भी एक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है। और सी पब्लिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। पब्लिक वो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, वो भाई सरकार ने कहीं बड़ा सा ब्रिज बनवाया या रोड्स बनवाई, तो वो डैम्स बनवाए, तो वो ब्रिजेस, डैम्स, रोड्स, उनको बोल देते हैं पब्लिक इन्वेस्टमेंट। तो ये तीनों फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का ही अंग है। अच्छा, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट तो आपके हाथों पर टैटू बना ही हुआ है सब बच्चों के,
कि इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है चेंज इन स्टॉक, और चेंज इन स्टॉक को हम कैसे निकालते हैं, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो इसीलिए ये तो आपको ऑलरेडी पता है। चलो ठीक है, क्लियर हो गया। तो प्रिकॉशंस पे आ जाऊं, ये क्लियर पूरी कहानी। चलो तो प्रिकॉशंस पढ़ते हैं अब इसके। ठीक है, तो अब इस मेथड में भी प्रिकॉशंस पूछ सकता है। तो इसमें प्रिकॉशंस जो हैं वो वही हैं, घुमा फिरा के बस एक्सपेंडिचर के फॉर्म में लिखें। पहला, ओनली फाइनल एक्सपेंडिचर इज टू बी टेकन इनटू अकाउंट। पहली चीज तो ये कि आपको सिर्फ फाइनल एक्सपेंडिचर्स लेना है, यानी कि वो इनडायरेक्टली कह रहा है इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर नहीं लेना। कौन सा लेना है, सिर्फ फाइनल एक्सपेंडिचर लेना है। ठीक है ना, तो लिखा भी है उसने आगे कि इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर्स मस्ट बी अवॉइडेड, इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर्स नहीं लेने। दूसरा जो पहले पढ़ लिया, एक्सपेंडिचर ऑन सेकेंड हैंड गुड्स इज नॉट टू बी इंक्लूडेड। अगर आपने कोई सेकेंड हैंड गुड खरीदने पर खर्चा करा तो वो भी इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद तीसरा, ये बड़ा अच्छा है इसमें पॉइंट, अगर आपने कोई शेयर या बॉन्ड खरीदने में खर्चा करा तो वो भी नहीं लेना, क्योंकि शेयर या बॉन्ड तो सिर्फ फाइनेंशियल एक तरह से पेपर्स हैं, मेयर पेपर क्लेम, कागज के टुकड़े, तो इनके लिए कोई प्रोडक्शन नहीं हुआ देश में, तो इनको भी नहीं लेना। इसके अलावा अगर कोई खर्चा ट्रांसफर पेमेंट करने में हुआ है तो उसको भी नहीं लेना, वो भी आपने पहले पढ़ लिया है। और आखिरी वो आपने पहले पढ़ रखा है कि अगर कोई खर्चा इंप्यूटेड वैल्यू वाला है, जो आप अपने ही गुड्स को प्रोड्यूस करके सेल्फ कंजम्पशन के लिए दे रहे हो, तो उसे हम लेंगे, क्योंकि ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर आपने कोई प्रोडक्शन करी है सेल्फ कंजम्पशन के लिए तो उसकी भी इंप्यूटेड वैल्यू ली जाएंगी। तो इसके सारे प्रिकॉशंस आपने पहले पढ़ रखे हैं, पांचों के पांचों। ठीक है ना, तो अब देखो प्रिकॉशन इसमें भी क्लियर हो गए, नोट भी कर लेना अपने रिवीजन के लिए, और फिर मुझे थम्स अप भेज दो। ठीक है, परफेक्ट। ठीक है, परफेक्ट।